ब्रेन के पास वो पावर है, जो मांगोगे वो मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आपके क्वेश्चन सही हैं। आपके क्वेश्चन होने चाहिए, हु एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं सोसाइटी को क्या देने वाला हूँ, मेरे पोटेंशियल क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी यूनिक टैलेंट्स क्या है। रात को सोने से पहले ये सेम सवाल जब आप पूछते हो और उसके बाद सो जाओ, आप नेक्स्ट डे से देखेंगे या तो आपके पास क्रिएटिव आइडिया होगा, या आपके पास अगर प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन होगा, या आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको सुप्रा कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, यानी कि पावरफुल माइंड है वो, या आपको ऐसे इवेंट में भेज देगा जहां आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपके हर बात का आपको आंसर देने वाला है, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो आपके रास्ते बना रहा है सक्सेस के लिए। मल्टीपल रिसर्चेस बोलती हैं 93% स्टूडेंट्स आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। IAS ऑफिसर उठा लीजिए, जॉब छोड़ देते हैं, इतनी पावरफुल जॉब छोड़ते हैं। दिल्ली IIT के अंदर अभी सुसाइड्स हुए हैं, क्यों कर रहे हैं? यानी कि उसका गोल नहीं था, और गोल को हम जब करियर पिक कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखो कितना पेन है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बना दिया गया, अब मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा, मैं ना तो छोड़ सकता उसको, और फेलियर का टैग और लग गया, अच्छा डॉक्टर नहीं है। हमारे 10 फिंगर्स हैं, हर ब्रेन की लोब से कनेक्टेड हैं, तो अगर मैं फिंगर टिप्स को समझ लूं तो मुझे ब्रेन समझ में आया था। अभी तक इतना जरूर पता था एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाथ की रेखाएं जो है बहुत कुछ कहती हैं, फिंगर टिप्स भी साइंटिफिकली इतना कुछ कह रही है। क्या जिंदगी में भी आपने कभी सुना भी है कि 2 लोगों के फिंगर टिप एक जैसे होते हैं? कभी नहीं। हेलो, लाइफ हो तो ऐसे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है विकास नागरू। विकास जी ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट है। आज हमने मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारी बातें करी हैं, साथ ही साथ उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के। इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आज के इस कॉन्वर्सेशन में। चलिए लेकर चलते हैं आपको विकास जी के पास। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू फॉर कमिंग हियर फर्स्ट। सर, मैं आपके बारे में जब जानने की कोशिश कर रहा था, रिसर्च कर रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने देखा आप ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं, राइट? जी। अब ये वर्ड मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि मैंने पहले नहीं सुना है कि ऐसा भी कोई होता है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे कि क्या होता है सर, ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट कौन होते हैं? मैं ना बचपन से सुनता आ रहा था कि आइंस्टीन का दिमाग लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, उस पर रिसर्च हो रही है। क्यों रिसर्च हो रही है? क्योंकि ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है। बड़ा फैसिनेटिंग लगता था जब इन्फिनाइट है, लेकिन मेरे से तो कोई भी बुक याद नहीं होती थी। मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक आते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आ जाता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे जैसे ग्रो करते गए तो समझ में आया कि ब्रेन की पावर सच में इन्फिनाइट है, हमें यूज़ करना नहीं आता। तो ब्रेन को कैसे परफॉर्मेंस तक लेके जाना है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग लगती है। तो वो ट्रेनिंग जब हमने सीखी और वो सिखाना शुरू किया तो हमें लगा कि ब्रेन को तो हम ट्रेन कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट। ओके। सो सर, मतलब आपने बचपन से तो नहीं सोचा होगा कि मुझे यही बनना है, तो इसके पीछे कोई स्टोरी रही होगी ये शिफ्ट का? बचपन में तो खैर ये भी नहीं पता था क्या बनना है। किसी को नहीं पता होता। मैंने, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं आप की जनरेशन से मिलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों के पास हमसे ज़्यादा क्लैरिटी है। ठीक है, क्लैरिटी के मामले में, करियर के मामले में आपके पास हमसे ज़्यादा क्लैरिटी है। हम लोग फ्लो के साथ चलते थे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं जब 12th मैंने क्लियर किया तो ट्रेंड था इंजीनियरिंग का, तो PCM था ही मेरे पास। तब कॉमर्स और आर्ट्स लेना मतलब आप ऐसे बच्चों में गिने जाओगे कि आप किसी भी लायक नहीं हो। तो ट्रेंड भी था, पीयर प्रेशर भी था। मेरे जो छोटे ब्रदर हैं वो हमेशा टॉपर रहे हैं, तो एक फैमिली का प्रेशर रहता है। लेकिन जब IT ग्रेजुएशन हो गया तो उसको करने के बाद पता लगा कि ये मेरे बस का है नहीं जॉब में। तो 2-3 महीने में समझ में आ गया था कि या तो ये निकाल देंगे भाई, या कुछ तुम छोड़ दो। तो फाइनली बाय गॉड ग्रेस मुझे मौका मिला एक नेशनल और इंटरनेशनल बैंक्स के साथ काम करने का। तो जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, बहुत जल्दी मुझे ग्रोथ मिली, बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। तो वहाँ समझ में आया कि बीइंग अ नॉन कॉमर्स पर्सन, अगर मुझे मिल रही है, अगर मेरे पास कॉमर्स होती तो, और मैंने MBA कर लिया था, तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी होती। और साथ में वहीं काम करते करते समझ में आया कि मेरा पीपल साइकोलॉजी में, पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा, टीम के साथ मैं बहुत जल्दी डेवलप हो जाता हूँ। अच्छी खासी टीम थी मेरे पास।
फिर वहाँ से ये भी और क्लैरिटी मिल गई कि लोगों से बात करना मुझे पसंद है। तब एक एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ अंदर चल रहा था, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो शुरू से कुछ तो था ही। तो जब मैंने जॉब ड्रॉप किया, फिर इस चक्कर में 9 साल जॉब किया मैंने, उसके बाद मैंने जॉब ड्रॉप किया अपना, फिर अपने कुछ बिजनेस शुरू किए, फैमिली बिजनेस भी थे, लेकिन समहाउ मैं उसमें फिट नहीं बैठा। ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छे हैं, भगवान की दया से आज भी हमारे घर में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं शायद उसके लिए कंपैटिबल नहीं था उस बिजनेस में, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। देन आई वेंट टू एजुकेशन में हम आए मेरी वाइफ के साथ, तो हमने किंडरगार्टन स्कूल्स था हमारा, तब मैं इस टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं उसके टच में आया मैं। वहाँ से जब टेस्ट हुआ मेरा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, आई एम वेरी गुड इन साइकोलॉजी, आई एम वेरी गुड इन लाइफ कोचिंग, आई एम वेरी गुड, मतलब आई कैन बी ए वेरी गुड काउंसलर। तो फिर मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और फ्रॉम लास्ट 7.5 years डेडिकेटली, पैशनेटली वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड बाय गॉड ग्रेस। ओके, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, फिंगर टिप मैपिंग, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जिसको फिंगर टिप एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके ओके ओके, क्या होता है सर ये कुछ आज मैं बहुत नए नए वर्ड्स सुन रहा हूँ, क्या होता है? भाई ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एक ऐसा मतलब एनालिसिस है। SWOT आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, आपको अपने पता होना चाहिए। ये हर MBA कॉलेज में करवाते हैं या डिग्री कॉलेज में करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बायस्ड अप्रोच है। बायस्ड का मतलब क्या है, अगर आप मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं मुझसे ही पूछ कर, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी आप समझ सकते हैं। मैं अपने बारे में कितना सही बताने वाला हूँ, आपके पास जितने मर्जी अच्छे ट्रिक्स हों, फिर भी उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि मैं आपको क्या जवाब देने वाला हूँ, और मैं किस पर डिपेंड करता हूँ, आप मुझसे क्या सवाल पूछने वाले हैं। ये इकलौता ऐसा टेस्ट है जिसमें एक भी सवाल नहीं पूछते हम, सिवाय जेंडर के, और अगर आप एज बताना चाहें कि आप किस एज ब्रैकेट में हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए काउंसल करते वक्त। तो हम फिंगर टिप को समझते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब लगभग 13वें हफ्ते से उसका ब्रेन बनना शुरू होता है और 21st वीक तक बनता है, यानी कि 4th मंथ के स्टार्टिंग से लेके 7th मंथ तक अप्रॉक्स बनता है। जब फिंगरप्रिंट, तब जब ब्रेन बनता है तभी फिंगर टिप्स भी बनते हैं, तो यहाँ पे फिंगर टिप्स बन जाते हैं। और ये ऑलरेडी स्टैब्लिश है 1981 के अंदर। डॉक्टर रॉजर स्पेरी है जो नोबेल जिनको पुरस्कार भी मिला था, वो पहले ही बता गए थे कि जो हमारा राइट हैंड है वो इस ब्रेन से कनेक्टेड, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ऐसी जो हमारे 10 फिंगर्स हैं वो भी हर ब्रेन की लोब से कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं फिंगर टिप्स को समझ लूँ तो मुझे ब्रेन समझ में आ जाता है। तो फिंगर टिप्स के साथ ब्रेन कनेक्टेड है, तो वहाँ से आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पता लगता है, और ये पता लगता है कि इसके अंदर कैसी ताकत है, कितनी पावर है, और कैसा इसका प्रोसेसर है। तो वहाँ से आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है लाइफ के डिसीजन लेना। तो वो हमारा काम है, और बाय गॉड ग्रेस ठीक कर रहे हैं काम। बहुत अच्छा सर। और हमें तो पता भी नहीं था कि फिंगर टिप्स में इतने राज छिपे होते हैं। बहुत बहुत अभी तक इतना जरूर पता था एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाथ की रेखाएं जो है बहुत कुछ कहती हैं। फिंगर टिप्स भी साइंटिफिकली इतना कुछ कह रही है। फिंगर टिप्स पे तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं हमारे शास्त्रों में भी। भृगु संहिता के अंदर सामुद्रिक शास्त्र में भी लिखे हुए हैं। चक्र होते हैं, शंख होते हैं, आर्च होते हैं। अभी न्यूरोसाइंस भी इस पर रिसर्च कर रही है। पहले बहुत सारे केसेस को समझ, मेडिकल डॉक्टर्स इसको यूज़ करते थे किसी ना किसी तरह के केसेस को समझने के लिए। आज भी बहुत इस पर रिसर्च होती है। अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 शक्लों के आपने व्यक्ति देखे होंगे, मिलती जुलती शक्ल के, एक जैसे रंग के शक्लों के बहुत सारे, एक जैसे कान, एक जैसी आंख, एक जैसे नाक वाले बहुत सारे। क्या जिंदगी में भी आपने कभी सुना भी है कि 2 लोगों के फिंगर टिप एक जैसे होते हैं? कभी नहीं। तो यानी कि भगवान को ये पता है कि हर व्यक्ति अलग है, इसलिए उसने ब्रेन अलग बनाया। उस ब्रेन को समझने के लिए फिंगर टिप सबके अलग बनाए। अब आपको पता होना चाहिए आप में क्या यूनिकनेस है। तो फिंगर टिप इतना डिटेल में है कि वही तो आपकी पहचान है। जैसे KYC क्या है, बैंक आपको तब लोन देता है जब आपका KYC कर लेता है। हम ये बोलते हैं अपने आप को जान लो, नो योर सेल्फ। किस बोलते हैं हम इसको? नो योर सेल्फ। सो बेसिकली आप लोगों को बता पाते हैं कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़ें अच्छी है। बिल्कुल। तो करियर डिसाइड करने में इसका क्या रोल है सर? एक्चुअली आप करियर को लेकर जब हम बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली लाइफ का आपका जो पाथ है उसको डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं दिल्ली में नया हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे यहाँ तक अगर आपके पास आना है
तो एक तरीका तो यह है कि मैं पूछते पूछते आऊँ। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं सुबह का निकला हूँ तो कब पहुँचूंगा मैं आपके पास। एक तरीका है कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लूँ, गूगल मैप लगाया, गूगल मैप के अंदर एक पाथ बना हुआ है, मुझे उससे हेल्प मिली आपके पास सही समय पे पहुँचने के लिए। तो हमारा काम है एक पाथ बना के देना कि इस ब्रेन की ये पावर है कि ये कैसे बिहेव करता है, ये टीम के साथ रहेगा या अकेले रहेगा, या ये ब्रेन कैसा है, कौन से पॉइंट्स पर ये ट्रिगर हो जाता है, ये किसी टीम के साथ बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अकेला रहना पसंद करता है कि लोगों के साथ रहना पसंद है, एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, फिजिकल एनर्जी कैसी है, ये फील्ड जॉब के लिए बना है कि डेस्क जॉब के लिए बना है, ये म्यूजिक के लिए बना है कि गेम्स के लिए बना है, ये साइकोलॉजी के लिए बना है या लीडरशिप के लिए बना है, या मैनेजर लेवल के लिए बना है, या और किस तरह के करियर हैं। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर पता लगती है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको एक बात बताई, मेरे यहाँ पे मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरा बिज़नेस पे मेरी सेटिंग नहीं बैठी। बिज़नेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बिज़नेस अच्छा था, बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं, यानी कि मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग मेरा करियर अच्छा, खाली करियर थोड़ा ना हुआ। अब मेरी जब सेटिंग नहीं बैठ रही तो क्या होगा, मैं इरिटेट रहूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट रहूंगा, फिर मैं या तो डिप्रेशन में या एंजाइटी में चला जाऊंगा, और उसका असर मेरे परिवार पे पड़ेगा, मेरे रिश्ते पे पड़ेगा, मेरी वाइफ के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ। तो करियर नहीं है, मेंटल, सोशल, एवरीथिंग, फाइनेंशियल, एवरीथिंग आपको वहाँ हेल्प मिलती है इससे। और वैसे भी अगर डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आपके पास बचता है, आपको अपने बारे में डिटेल में बताना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, बहुत ही अभी हाइप अप बोल सकते हैं, एक वर्ड चल रहा है मैनिफेस्टेशन। इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ देखा है हमने, मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के इंस्टाग्राम बायो से, बट इसको लेकर मिथ्स बहुत हैं क्योंकि सबका अलग अलग डेफिनेशन। कहीं ना कहीं मैंने फिर बुक पढ़ ली द अल्केमिस्ट, उसमें भी कुछ लिखा है, यूनिवर्स हमें देता है। मूवीज में शिद्दत से अगर चाहो तो पूरी कायनात, शाहरुख खान साहब का डायलॉग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सेम है, राइट? हाँ सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ओके, तो एग्जैक्टली आप अपने शब्दों में समझाएं मैनिफेस्टेशन क्या है एग्जैक्टली। अगर आप मेरे शब्दों में पूछना चाहते हैं तो मुझे तो एक ही लाइन समझ में आती है, इनफैक्ट एक लाइन नहीं, एक वर्ड समझ में आता है। मैनिफेस्टेशन कह लो आप, या किसी भी टेक्निक का नाम ले लो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो एक ही काम करता है, आपके बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करने का काम है। चाहे वो मैनिफेस्टिंग कह लीजिए, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, तो बिलीफ सिस्टम पे काम करना है आपने। लेकिन जो आप बायो की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, मेरे को समझ में नहीं आती। आप जैसे क्या हुआ कि मैं आपके पास आया, किसी व्यक्ति के पास गया, मैंने उसको कोई काम बोला भी यार हम ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, उसने मुझे बोला कि मैं 2 दिन बाद आपको सोच के बताता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू 2 दिन के बजाय 4 दिन ले लें, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे कि सोचने का जो काम होगा वो तो लगभग 25, 30, 40, 50 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर इतनी देर का काम है वो तो आप शाम को भी बता सकते हो। 24 घंटे 48 घंटे तो आप लगातार नहीं सोचने वाले ना इस बारे में। तो जब आप बायो में लिख रहे हो मैनिफेस्टिंग, यानी कि आप 48 घंटे के मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, भजन और भोजन एकांत में होने चाहिए। और मैनिफेस्टिंग को अगर आप ढंग से देखें तो भजन ही तो है। वो आप पब्लिकली कर रहे हो, लोगों को बता के कर रहे हो, ये कैसे? अच्छा, इसमें एक और कॉमन सेंस, जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे जब भी कोई ऐसा कोई देश में क्राइम होता है तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भरमार हो जाती है ना, कि इसको फांसी चढ़ा दो, इसको मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। रिसेंट केस, हाँ रिसेंट के। अगर मैंने पोस्ट डाल दी ना, उसके बाद मेरा सबकॉन्शियस माइंड या मेरा ब्रेन मुझे बताता कि मैंने मेरा काम कर लिया, तो उसके लिए मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। क्या पोस्ट डालने से एक्शन हो गया? और अगर मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया आई एम मैनिफेस्टिंग, तो मेरे ब्रेन को ये पता लगा मैंने तो लिख दिया यार, अब उसके लिए जो एक्शन लेना था वो कौन लेगा? वही। तो आपने लिख कर करा क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की हैं। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे। इसलिए भोजन करो शांत मन से, अकेले में करो, और भजन करो, यानी कि उस परमपिता परमात्मा से जिसको भी आप मानते हो प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, उससे बोल रहे हो कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। अब आपने इसको मटेरियलिस्टिक कर दिया, अभी कार चाहिए, आपने कलर बता दिया, उसके प्रोसेसेस हैं, लेकिन तरीका तो वही है। तो आपने जब भजन ही करना है तो अकेले में करो ना भाई, अचीव करने के बाद बताओ। दुनिया को क्या बताना है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ? तो वो अपना अपना तरीका है। जो साइंस बोलती है मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पब्लिकली ये बात बोलनी चाहिए। एनर्जी का क्या रोल है इसमें? सारा काम ही एनर्जी का है।
हमारी जो एनर्जीज़ हैं वही तो डिसाइड करती हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे भगवान से मिलना है, ठीक है। अब भगवान की भी देख, जैसे एनर्जी को हमने इसको बहुत सिंपल करते हैं। अगर आपने देखा हो किसी आप पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, यहाँ किसी गैदरिंग में जाते हैं, कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के बड़ा अट्रैक्शन होता है, यार इनसे बात करें, बिना कारण, जानते भी नहीं हम। और 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको देख कर ना ऐसे पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाहट सी उठती है, यार इनसे तो बिल्कुल बात नहीं करनी। बेचारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही तो आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, और आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी मैच कर गई तो आपको कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है, उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। अब आपकी एनर्जी अगर डाउन है, आपका बिलीफ सिस्टम वीक है और आपके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं है, तो भगवान फ्री नहीं बैठा, क्योंकि वो तो प्योर है। वो मैनिफेस्टिंग या आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपकी प्रार्थना या आपका जो भजन है या आपकी जो इच्छा है वो तब पूरी करेगा जब आपके और उसके विचार, उसका ऑरा मिलेगा। तो आपकी एनर्जी अगर डेप्लिसिट है, डाउन एनर्जी से, वैसे भी अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुला लें कि चलो आओ विकास कुछ काम करते हैं और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, देश में क्या करना चाहते हो, और मैं ऐसे कंधे झुके हुए मासूम, मतलब ऐसे मायूस सा चला जाऊं, वो मुझे बाहर से भगा लेंगे। तो वो ऐसा ही है, भगवान से जब बात करने जा रहे हो तो यू फील एनर्जेटिक, आपको ऐसा होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं इस पॉडकास्ट में आ रहा था, मुझे लगा मैं नई शर्ट लेके जाऊं, एक नया ट्राउजर लेके जाऊं, एक्साइटमेंट है। यस। अगर आप भगवान से बात करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं है, तो यानी कि आप डेप्लिसिट एनर्जी है, लो एनर्जी है। तो मुझे नहीं लगता इतना फ्री बैठा वो आपकी बात सुनेगा। सो जैसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्स का रोल होता है, बहुत लोग भगवान बोलते हैं, बहुत लोग यूनिवर्स बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो हम छोड़ देते हैं। बस हम बोल देते हैं हमने मैनिफेस्ट कर लिया, यानी हमने विश कर लिया। बट आगे स्टेप 2 क्या होगा सर? विश तो कर लिया कि हम, मुझे ये चाहिए, मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, विश कर लिया मैंने, भगवान से प्रार्थना कर ली, प्रार्थना बोली या फिर मैनिफेस्ट कर लिया हमने, उसके बाद क्या है? उस पर एक्शन भी तो लेना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिना एक्शन के तो इस पे ना एक अच्छी एक रिसर्च भी हुई है, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग वैसे भी हम भी जानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हमारा, जैसे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सिर्फ कुछ बहुत लिमिटेड नॉलेज रखता है। एक्चुअल में जो मैनिफेस्टिंग होनी है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होनी है, या जो जो हमारी प्रार्थना है वो जो पूरी होनी है, वो सब कॉन्शियस माइंड का काम है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में आपको सर्च करना है, मान लीजिए आपने अपने नाम से एक फाइल सर्च करनी है कृष्णा के नाम से। अब कृष्णा की स्पेलिंग है KRISHNA। अब आप उसमें कृष्णा की जगह NE लिख दिया आपने, क्या आपको कृष्णा की वहां पे फाइल दिखाई देगी? अब नहीं दिखाई। यानी कि आपने सही क्वेश्चन डालना है तो सही आंसर मिल जाएगा। सेम सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। आपके ब्रेन के पास वो पावर है, जो मांगोगे वो मिलेगा। और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और पिछले 40 दिन से मैं लगातार इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि आपके क्वेश्चन सही हैं। आपके क्वेश्चन होने चाहिए, हु एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं सोसाइटी को क्या देने वाला हूँ, मेरे पोटेंशियल क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी यूनिक टैलेंट्स क्या है। और मैं आपकी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, इसको चाहे आप रात को ट्राई कर लेना, जो आपने बोला अभी ना, आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाएगा। रात को सोने से पहले ये सेम सवाल जब आप पूछते हो और उसके बाद सो जाओ, आप नेक्स्ट डे से देखेंगे या तो आपके पास क्रिएटिव आइडिया होगा, या आपके पास अगर प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन होगा, या आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको सुप्रा कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, यानी कि पावरफुल माइंड है वो, या आपको ऐसे इवेंट में भेज देगा जहां आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपके हर बात का आपको आंसर देने वाला है, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो आपके रास्ते बना रहा है सक्सेस के लिए। सवाल सही होने चाहिए। तो सवाल सही है तो आपके पास प्रोसेस अपने आप बनता जाएगा, अगर सवाल सही है तो आपके सारे बिलीफ सिस्टम, यहाँ से बिलीफ सिस्टम बिल्ड होना शुरू होता है। तो यही आप करोगे तो मैं डेली कर रहा हूँ, आप करके देखिए। आज सोने से पहले अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा 100%, बिना किसी कन्फ्यूजन के। जैसे अभी आपने एक टिप दिया हमें कि रात को सोने से पहले ये करके देखें, इसके अलावा मैनिफेस्टेशन के कोई टिप्स देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मली बोलते हैं ना पैरासीटामोल ले लो। ये तो क्या, जब आपको जेनरिक कोई बीमारी है, आते जाते थकान के कारण बुखार हो गया तो ले ली। लेकिन जब कोई वायरल होता है तो उसको डिटेल में समझा जाता है, ये मलेरिया है,
ये टाइफाइड है या डेंगू है, उसकी अलग अलग तरह की मेडिसिन हैं। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन जब करना है तो जेनरिक तो ये तरीका है, भी आपने विजुलाइज करना है, आपने एफर्मेशन लिखनी है और बोल के आपने करना है और पॉजिटिव रहना है और ग्रेटिट्यूड करना है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो आपको अपने बारे में डिटेल में बताना चाहिए। आप विजुलाइज करने की पावर रखते भी हो नहीं रखते हो। और मोस्टली अगर आप कभी भी कमेंट बॉक्स देखेंगे, हर व्यक्ति की मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स की कंप्लेंट है कि मैं विजुलाइज नहीं कर पाता। और मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन की जो पहली सीढ़ी है वो विजुलाइजेशन करना है। अब मान लो किसी को नहीं मिला तो, क्योंकि बाय बर्थ मिलती है ये, आप पैदा नहीं कर सकते इसको, ये गॉड गिफ्टेड है। अगर नहीं मिला तो उसके अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, तब आपके लिए राइटिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब राइटिंग क्यों करनी है? क्योंकि राइटिंग के जब आप राइटिंग करते हो तो ब्रेन में उस तरह के केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, तो आपके इमोशंस के साथ वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन मान लो मुझे राइटिंग की पावर नहीं मिली तो फिर मेरे लिए राइटिंग पेनफुल हो गया। तो मेरे लिए जब पेनफुल हो गया यानी कि मेरे लिए स्ट्रेस हो गया तो मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा जिसके लिए मैनिफेस्टेशन में बोला गया है कि आपको करना है। तो जब प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहा तो मेरी पूरी क्यों होगी? मैं आपके पास आया और मैं जॉयफुल नहीं हूँ भगवान के पास, तो फिर अगेन मैं उसको एक आर्टिफिशियल मान रहा हूँ ना। और फिर मुझे लगा कि विजुलाइजेशन मैंने कर लिया, तो किसी के लिए विजुलाइजेशन बना है, किसी के लिए राइटिंग बनी है, और किसी के लिए ग्रेटिट्यूड भी ऐसा होता है। लोगों को या तो बाय नेचुरल मिला हुआ है, या अगर नहीं मिला है तो यू हैव टू डू इट टिल मेक इट, फेक इट टिल मेक इट। ये तब तक आपको करना पड़ेगा, नकली सही, लेकिन जब तक आपके वो ब्लड में ना चला जाए, आपके नेचर में ना जाए। तो उसके रूल्स हैं, आपको अपने बारे में डिटेल में लिख लो आप कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपको विजुलाइज होता है नहीं होता, आपसे राइटिंग होती है नहीं होती, तो उसके बाद आप मैनिफेस्टिंग करो, तो तब हो जाएगा। अभी आपने एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले जब एनर्जी की बात हो रही थी कि कोई पार्टी में जाते हैं और देखते हैं कि यार इससे बात नहीं करनी है, और किसी को दिक्कत लगता है यार ये कमाल का आदमी है, इससे बात करनी चाहिए, वाइब मैच हो सकती है। वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को हम ऑरा भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव। हाँ, ऑरा मंडल, ऑरा, ब्रेन वेव्स। तो ऑरा भी बहुत चर्चित वर्ड है अभी, बहुत चर्चित। तो सर प्लीज एक्सप्लेन ऑरा, व्हाट इज ऑरा? अगर देखिए न्यूरोसाइंस की बात करेंगे तो 5 तरह की आप में से तरंगें निकलती हैं। ओके। एक होती है हमारी बीटा, जिस पे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं मेरा बीटा पे होना जरूरी है। ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपको देख के चिंतित हो गया हूँ, जो न्यूज़ डिबेट में होता है, तो फिर मैं किस पे चला गया हूँ? बीटा में, एंजाइटी लेवल पे चला गया हूँ। लेकिन मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आपके साथ बहुत जेलअप कर रहा हूँ, तो मैं अल्फा पे भी हूँ। तो बीटा के बाद आती है अल्फा, अल्फा के बाद आता है हमारा थीटा, थीटा के बाद आता है डेल्टा, और एक होती है हमारी गामा वेव्स। तो वो 5 तरंगे आपके तय करती हैं कि आपका आभामंडल कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। और हर वक्त ये चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो जितना स्ट्रांग आपकी ब्रेन वेव्स होंगी, उतना स्ट्रांग आपका ऑरा या आभा मंडल बोल लीजिए, वो आपका स्ट्रांग रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा डीप में जाते हैं हम इस पे। आपको जब व्यक्ति कोई मिलता है जो बहुत अति चिंता करता है, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, हमेशा इरिटेट रहेगा, फ्यूचर की चिंता करता रहेगा, तो नॉर्मली वो बीटा के अप्रॉक्स 18 हर्ट्ज से लेके 25 हर्ट्ज के आसपास रहता है। और वो जब अति चिंता में रहेगा तो 25 हर्ट्ज से और आगे चला जाएगा, 30 हर्ट्ज तक चला जाता है बीटा में। लेकिन जब हम घर आ जाते हैं, घर पे आके, जैसे मैं काम पे हूँ तो मेरा बीटा चाहिए, मुझे लॉजिकल डिसीजन लेने तो मुझे बीटा चाहिए। लेकिन मैं जब घर आ गया और एकदम ऐसे चिल करके बैठा हूँ सोफे पे, आराम से पानी पी रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो मैं अल्फा पे हूँ। ओके। अब मान लीजिए मैं अल्फा पे आ ही नहीं रहा, हमेशा एंजाइटी पे ही हूँ, तो मेरा कॉर्टिसोल जो करके हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता रहेगा, एक्सेस में ट्रिगर होगा, तो या तो मुझे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी या हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए आपको बीटा को आपको डाउन करना बहुत जरूरी है, अल्फा पे आना बहुत जरूरी है। इसमें शायद मेडिटेशन हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, खाली मेडिटेशन नहीं। इनफैक्ट इसमें टीवी भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा। टीवी भी हेल्प करता है, आपका पानी पीना हेल्प करता है, आपका जरा लेट जाना हेल्प करता है, रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाना हेल्प करता है, आपकी पसंद की जगह पर बैठ के कॉफ़ी पीना, चाय पीना भी हेल्प करता है। आप बस उस जगह से हट गए हो, उस थॉट से अगर हट गए हो, तो यानी कि आपने डिटैचमेंट ले लिया वहाँ से, उस थॉट से डीलिंग कर लिया न्यूरॉन को वहाँ से, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। फिर आ जाते हैं हम, यानी कि हमने बात कर ली बीटा की, बीटा से हम आ जाते हैं अल्फा। अल्फा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर नहीं है ना तो आप जा ही नहीं सकते थीटा और डेल्टा पे, तो ये ब्रिज है उसका। मेडिटेशन करने के लिए शुरुआत अल्फा से होती है, जाना हमें क्या कहते हैं, हमें थीटा तक जाना होता है, फिर आगे डेल्टा तक जाना होता है। जो आपकी स्लीप है, जो लोग बोलते हैं आजकल के हम सो ही नहीं पाते, उसके लिए 2 तरह की स्लीप होती है, एक रैम स्लीप, एक होती है नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप जिसमें सपने आते हैं,
जिसमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि अल्फा में होती है और आपके थीटा के अंदर थीटा होती के है। अंदर होती है। उसकी पर्टिकुलर कुछ हर्ट्स होती हैं जो अब बहुत गहरी नींद में चले गए, जो कि आजकल दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो है डेल्टा के अंदर, जहाँ पे होती है नॉन रैम स्लीप, जो बहुत डीप स्टेट है, वही मेडिटेशन की स्टेट है। लेकिन रास्ता क्या है? अल्फा, थीटा, देन डेल्टा। तो वो डीप स्लीप अगर नहीं है तो डीप स्लीप करती क्या है? डीप स्लीप ही है जो आपके इम्यून सिस्टम को रिजनरेट करती है, पावरफुल बनाती है, स्ट्रेंथन देती है, बॉडी को रिपेयर करती है। अगर ये 90 मिनट की डीप स्लीप नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी बॉडी बहुत जल्दी एजिंग में चली जाएगी, बहुत जल्दी प्रॉब्लम में चली जाएगी, बहुत सारे पेन्स होंगे और आप अपने बॉडी को नया नहीं बना पाओगे। इम्यून सिस्टम जब आपका वीक होगा तो अगेन आपकी पूरी वर्किंग पर, आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपका बनता है। और गामा पे अभी बहुत रिसर्च हो रही है। गामा, जिसको सिद्धियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, सिद्धियाँ, उसके लिए गामा वेव्स चाहिए, तो जिसको सिद्धि मिल जाए। तो इस तरह आपका ऑरा बनता है। और ऑरा को बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा खाना, मतलब खाना, आपका रहना, आपका साथ का ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑरा को बना सकती हैं या फिर ख़त्म कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का ऑरा अगर अच्छा लगा मुझे तो हर दिन अच्छा ही लगेगा। हाँ, किसी दिन, हाँ बिल्कुल, वो ब्रेन वेव्स चेंज होती रहती हैं आपका। इसलिए तो बोलते हैं जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो कांस्टेंट के रहते हैं, क्योंकि वो समभाव, या आपने सुना भी होगा श्री कृष्ण जी भी बोल के समभाव में रहिए। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में, अच्छी या बुरी, समभाव, तभी आपका ऑरा कांस्टेंट रहेगा, बैलेंस्ड। मैं चीज़ें देख के एकदम ओवर एक्साइटेड हो गया, अति खुशी हो गई, मेरा ऑरा एकदम पीक पे चला गया या डिस्टर्ब हुआ, मतलब चेंज तो हुआ। मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस या स्ट्रेस में आ गया या एंजाइटी में, तो मेरा ऑरा डेप्लिसिट हो गया, तो समभाव तो खत्म हो गया। तो समभाव, तभी तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वो है मैंने ये वर्ड सुना है, ऑरा क्लींजिंग। हाँ जी। तो मतलब ऑरा क्या गंदा हो जाता है क्या? क्लींजिंग अब फिजिकल बॉडी समझता हूँ कि हाँ क्लीन कर लिए किसी चीज़ से। जी। ऑरा क्लींजिंग मतलब ये क्या नेगेटिव थॉट्स निकालना क्या होता है? हाँ, एक्चुअली में देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरा यहाँ से लगभग 1 फीट का मान लीजिए ऑरा है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ऑरा जो है, मैंने कि मेरी जो अलग से जो बॉडी है, मेरी बॉडी जो दिख रही है, उसके अलावा जो है, जिससे आप अट्रैक्ट ना होने की वजह, या आप थोड़ा सा अगली फील कर रहे हैं या डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये वो ऑरा से डिसाइड हो रहा है, मेरी बॉडी से तो डिसाइड नहीं हो रहा। अब मान लीजिए मैं बाय नेचुरल नेगेटिव थिंक करूँ, और अगर या मैं बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा बिचिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ, तो मेरी बीटा वेव्स हमेशा हाई रहने वाली हैं। अब आपको बीटा वाला वेव वाला क्यों समझ में आएगा? मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसको बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। आपने 2, 5, 6 महीने का बच्चा देखा हो, क्या ऐसा किसी को देखा उसको देख के इरिटेट हो जाए कोई? नॉर्मली बच्चा सबको पसंद होता है। हाँ, वही। उसकी स्माइल को देख के अट्रैक्शन हो जाता है। इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप बच्चों के बीच में रहो, आप ठीक हो जाओगे। अगर किसी को कोई मेंटल वेलबींग का कुछ इशू आ रहा है तो वाई? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अब इतने से बच्चे का ऑरा स्ट्रांग कैसे हो गया? क्योंकि कहा जाता है वो दिन में 140 बार से लेके 220 बार मेडिटेशन करते हैं। इतनी बार मेडिटेशन करते हैं, 140 बार से लेके 220 बार। बच्चे? एक बच्चा 6 महीने का बच्चा 140 बार से लेके 220 बार मेडिटेशन, तो उसका ऑरा कैसा है? स्ट्रांग। जो कॉन्शियस नहीं है, मतलब बच्चे को थोड़ी पता है मेडिटेशन। हम उसको नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा है तो हम उसको क्वेश्चन लगा रहे हैं, और क्वेश्चन लगाने का उसका आंसर भी नहीं ढूंढ रहे हैं। खैर उस पर भी आएंगे हम। तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि उसके ऑरे से हम, यानी कि जो 30, 40, 50 साल का है, उसके 6 महीने के बच्चे के ऑरे से हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके। 6 महीने 8 महीने का बच्चे, उसको देखकर उसकी स्माइल से हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इतना पावरफुल उसका ऑरा है, क्योंकि वो अल्फा, थीटा और डेल्टा पे रहता है। बीटा है ही नहीं, बीटा बहुत कम है उसका। मतलब इतने छोटे बच्चे का तो बीटा होगा भी नहीं। अगर मैंने अपने ब्रेन वेव्स को सही कर लिया ना, तो मेरा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कई तरीके हैं। आप कुछ टाइम के लिए गॉसिपिंग बंद कर दीजिए। चलो एक काम करते हैं ना, आज आपकी ऑडियंस को एक टास्क देते हैं, चैलेंज देते हैं, ठीक है? और ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, अपने सारे क्लाइंट्स के साथ और खुद के साथ भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। अगले 24 घंटे के लिए, आप कमेंट बॉक्स में चाहे लिख देना, आप अगले 24 घंटे के लिए आपने अपना ऑरा अगर ठीक करना है तो इतना सा काम कर लेना। अगले 24 घंटे के लिए आपने सिर्फ अपनी 11 से लेकर 15 स्ट्रेंथ्स लिखनी है कॉपी में, और उस स्ट्रेंथ के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स आज तक हुए हैं, सिर्फ वो याद करने हैं और उसी की बात करनी है। कोई वीकनेस नहीं,
किसी तरह की गॉसिपिंग नहीं, किसी तरह कुछ। आपने सिर्फ अपने बारे में बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही सेल्फिश होते हुए लिखना है कि ये मेरी 11 से लेकर 15 स्ट्रेंथ्स हैं, जितने आज तक पास्ट के इवेंट्स हैं वो सोचना है। ऑब्वियसली बात है, आपका मन आपको नेगेटिव पे लेके जाएगा, आसपास का एनवायरनमेंट आपको नेगेटिव पे लेके जाएगा, लेकिन तब आपने बहुत प्यार से मन को बोलना है, भाई आज 24 घंटे की बात है, थोड़ी देर मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तू, फिर उसके बाद जो कहेगा मैं मान लूँगा। मन को जब आप कंट्रोल करते हो ना, उसको दबाने की कोशिश करते हो, तो वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। उससे दोस्ती कर लो, आपका वो मन वही सपोर्ट करने लग जाएगा। और ये मैंने खुद ने करके देखा है। और 24 घंटे के बाद आप देखना, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसे बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। ऑरा चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपके कंधे, आपकी बॉडी पोस्चर सब चेंज हो जाता है। आपका बात करने का तरीका, आपके चेहरे पे स्माइल, जो कॉन्फिडेंस, आंखें सब बोलना शुरू कर जाती हैं। ये 24 घंटे का टास्क आप ले रहे हो ना, याद से करना और बता देना कृष्णा को कि क्या किया आपने। तो सर बोल रहे हैं तो करना तो बनता है, डेफिनेटली करना बनता है। तो ऐसे आप अपना ऑरा स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ना बड़े फैंसी वर्ड्स मार्केट में चलते हैं, और मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मुझे याद नहीं आता कि कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वर्ड यूज़ किए हों। लेकिन अब 10वीं का बच्चा, 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, इनफैक्ट मैं कभी रिसर्च पढ़ रहा था जो भी NCERT ने भी की है और इंडिया टुडे की भी रिसर्च है, 81% स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। आई एम सरप्राइज, 2021 की रिपोर्ट है ये, कैसे पॉसिबल है। और अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आ रही है, वो भी ये बता रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हालात चल रहे हैं। वो तो ये बता रही है कि इंडिया में हर 7 में से एक बच्चा स्ट्रेस की वजह से, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से परेशान है। तब आप जब शब्द बोल रहे हो, तो ओरा को वीक करने का जो सबसे बड़ा काम है ना, कारण है, वो आप ही खुद हो। क्यों? हम शब्दों का चुनाव बहुत गलत तरह से करते हैं। सबने सुना है कि पॉजिटिव बोलना चाहिए, अरे क्यों बोलना चाहिए, कारण तो बताओ। इस पे मैं आपको साइंस भी बताता हूँ और शास्त्र भी बताता हूँ जी। इस पर एक रिसर्च भी हुई जिसको बोलते हैं वाटर थेरेपी, वाटर एक्सपेरिमेंट, जो जापान के न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उनका नाम है डॉक्टर मसारो इमाटो। अगर आप राइस एक्सपेरिमेंट या वाटर एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, आपको गूगल पे मिल भी जाएगा। जी। उन्होंने ये देखा, अच्छा हमारे अंदर क्या है सर, हमारे अंदर पानी, पानी है। पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी रिसर्च हुई है। ऑक्सीजन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अगर मैं ऑक्सीजन को लिक्विड कर दूं और 2 मैग्नेट के बीच में रखूं तो वो चिपक जाएगी। यस। और मेरे पास क्या, मेरी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के अंदर या तो पानी के थ्रू है वो, तो पानी पे एक्सपेरिमेंट किया जापान के न्यूरो साइंटिस्ट ने। उन्होंने 140 डेज का एक्सपेरिमेंट किया, आइडिया है शायद इतने दिन का ही था। 3 जार लिए, अलग अलग कमरे में रखे, एक जैसे एनवायरनमेंट पे। एक जार पे लिखा गुड वर्ड्स, उसको अप्रिशिएट किया। एक को इग्नोर और एक को पे लिखा अगली। वो क्या करते, 140 दिन तक लगातार उस पानी में उन्होंने चावल भी रखे थे, ठीक है। तो 140 दिन तक लगातार वो जाते और जिसको अप्रिशिएट करना था उसको डेली अप्रिशिएट करते, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें बोलते। जिसके साथ बात नहीं करते थे वहाँ जाते, सिर्फ उसको देखते, कोई बात नहीं करते, वापस आ जाते। तीसरे को रोज कर्स करते, रोज गालियाँ देते, रोज भला बुरा बोलते उसको। तो जब 140 दिन के बाद वो तीनों जार निकाले गए, तो जिसको अच्छा बोला था उसके चावल, राइस खाने लायक थे। जब वाटर मॉलिक्यूल चेक किया गया तो उसके डायमंड्स बने हुए थे वाटर मॉलिक्यूल्स में। और जिसका बहुत गंदा बोला गया और जिसको इग्नोर किया गया, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक थे, टूटे हुए थे। तो वो एक्सपेरिमेंट भी आपको याद दिलाता है कि अगर आपने शब्द गलत बोले या आपको लग रहा है कि आपने इग्नोर भी किया, तो आपके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अब आप देख लो, आपको डायमंड शेप के वाटर मॉलिक्यूल चाहिए या आपको ब्रेक किए हुए चाहिए, तो उनसे भी आपका पूरा ऑरा डेप्लीसिट हो गया। तो शब्दों का भी अगर सही चुनाव कर लिया तो साइंटिफिकली भी आप अपने आप को पावरफुल बना लोगे। और शास्त्र तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, पानी में याददाश्त होती है, पानी में ताकत है, पानी को बोल के पीजिए, पानी को ऐसा पीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो ये रीज़न है, अगर आप नेगेटिव हुए ना तो आपने अपने पूरा ओरा को डेप्रीसिएट कर लिया। ओरा के साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी गया। अब बिलीफ सिस्टम गया तो भैया आपका कॉन्फिडेंस भी गया, कॉन्फिडेंस गया तो आपका करियर भी गया, रिलेशनशिप भी गया, सब कुछ गया। एक नेगेटिव वर्ड आपको कहाँ तक ले जा सकता है, ये सोचिए। अगर कोई ये बोले कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो उसे एंजाइटी होगी, सही में चांसेस हैं। देखिए, एंजाइटी जब वो बोल रहा है, एक तो ये है कि हो रही है, ठीक है, फॉर टाइम बिंग हो रही है, आपने इसको फील किया। आप देखो, हम ना जिन है, हमें भगवान ने वो ताकत दी है, हम जिस भी चीज़ को देखेंगे वो बड़ी हो जाएगी। अच्छी देखी तो बड़ी,
और नेगेटिव देखी तो और बड़ी। अब मैंने एंजाइटी को देखा और उतना बड़ा कर दिया, तिल का ताड़ बना दिया, तो अब तिल का ताड़ ही है। अब मैंने पॉजिटिव देखा, मेरी पावर इतनी है, एंजाइटी क्या है, हटा दूंगा इसको, तो क्या चीज़ है। आप जिन हो, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया ना अपनी पावर का, तो अपने आप को खा जाओगे। तो ये सर थोड़ी देर पहले अभी हम बात कर रहे थे एकेडमिक स्ट्रेस के बारे में कि 7 में से 1 बच्चे, 7 में यूनिसेफ बोल रहे हैं। ओके तो क्या कारण हो सकता है सर एकेडमिक स्ट्रेस का? क्या गलत करियर चुनना एक कारण हो सकता है इसका? इसमें जो सबसे बेसिक गलती है, और मैं यहाँ पर ऑडियंस को भी बोल देता हूँ, अगर हमारे यहाँ बीच में पेरेंट्स हैं, आप चाहे लिख के बता दो, अगर एक भी पेरेंट ये बता दे कि उस बच्चे को स्कूल भेज क्यों रहा है, वो अगर रीज़न बता दे मैं मान जाऊँ। और स्कूल अगर ये बता दे कि उसका काम क्या है, रीज़न बताता हूँ। हम लोग फ्लो में चलते हैं, हम रीजनिंग हमारी डे बाय डे वीक होती जा रही है। अगर रीजनिंग नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें स्कूल में करवाना क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल अच्छा या बुरा करा रहे हैं, वो अपनी तरह से ठीक करा रहे हैं, लेकिन पीछे के रीज़न नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स से कौन सा ब्रेन कनेक्टेड है, ये बेसिक नॉलेज एक हर टीचर और हर पेरेंट को होनी चाहिए। बच्चा अगर मैथमेटिक्स में वीक है तो देखा जाए तो उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। अगर वो साथ ही और एक्टिविटी नहीं कर रहा तो लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। मान लीजिए उसकी रीडिंग वीक है तो उसका ऑसिपिटल लोब भी डेवलप नहीं हो रहा। उसके ऑल्टरनेटिव तो हैं, वो करवाओ, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, तो आप ब्लेम क्या कर रहे हो कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं कि पढ़ाई में कमज़ोर है, वो लाइफ में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लाइफ में कमज़ोर ना हो, ताकतवर बने, उसके लिए पूरे ब्रेन को डेवलप करना जरूरी है। तो जब स्ट्रेस इसलिए आता है, मैंने गलत तरीके से पढ़ाई करी या बिना किसी कारण से, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, तो मेरे वहाँ से स्ट्रेस शुरू होता है। मेरे लिए केमिस्ट्री मुश्किल है, क्यों मुश्किल है ये नहीं पता। मेरे लिए मैथ्स मुश्किल है, क्यों मुश्किल है ये नहीं पता। वो पता हो तो फिर क्या आप उस पर काम करते हो। आप जब वो काम करते हो तो वहाँ से वो स्ट्रेस निकल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो करियर की बात करी, करियर हमारे पास जब पेरेंट आता है ना पूछने के लिए कि मैं अपने बच्चे के लिए करियर देख रहा हूँ, ये वाला करियर बढ़िया है क्या, मैंने कहा ये सवाल ही गलत है भाई। ये पूछो कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा करियर बढ़िया है। करियर तो कौन सा बुरा होता है। करियर सारा आप होस्ट कर रहे हैं, क्या आपका करियर बुरा है? पता नहीं। आज होस्ट जितना अच्छा काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन, मनी, फेम सब मिल रहा है, लेकिन क्या सबके लिए संभव है? जितने अच्छे कोरियोग्राफर बैठे हैं, जितने अच्छे डांसर्स बैठे हैं, जितने अच्छे कैमरामैन बैठे हैं, जितने अच्छे डीओपी बैठे हैं, क्या सबके लिए वो संभव है? नहीं। सवाल ये है मेरे बच्चे के लिए कौन सा करियर ठीक है। तो जब सवाल सही होगा तो आंसर सही मिलेगा। तो आप अगर करियर को मैप करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का पोटेंशियल कैसा है। और नॉर्मली पेरेंट को पता ही नहीं है उसके बच्चे की ताकत क्या है, मेरे बच्चे की वीकनेस क्या है। MBA करवा देंगे, अरे ये तो देख लो पीपल साइकोलॉजी में अच्छा है नहीं है, उसका EQ अच्छा है नहीं है, अगर इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं तो वो जब लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं तो करोगे क्या। उसको आपने सेल्स में डाल दिया, सेल्स में MBA करवा दिया, फील्ड जॉब के लिए इसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, ब्रेन उसका ऑप्टिमम नहीं है, वो फील्ड जॉब में जाके इरिटेट हो जाएगा, फिर बोलेगा अभी पैसे भी लग गए 25 लाख रुपए और मैं कर नहीं पा रहा। आपने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवा दी, CA करवा दिया, उसका ऑसिपिटल लोब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑडिटिंग उससे हो नहीं रही। पास तो देखो हर बच्चा हो जाता है, 3 साल की जगह 2 साल की जगह 3 साल में हो जाएगा, 3 की जगह 4 साल में हो जाएगा। अरे जो करियर डिपेंड करता है, करियर, उस करियर के अंदर वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए ब्रेन को पता होना जरूरी है। आपका नेचर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो रीजंस एक्चुअली में हमारी अनअवेयरनेस और हमारे इलॉजिकल रीजंस करियर को लेकर हैं, और हम बहुत हेवे तरीके से डिसीजन लेते हैं करियर का। उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, खाली पेरेंट्स को नहीं, बच्चे की लाइफ को भी। और उससे कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमी, आपकी GDP, हर चीज़ कनेक्टेड है आपस में, पूरे डॉट्स कनेक्टेड है। तो ऐसे पेन पॉइंट्स बहुत सारे हैं। मुझे लगता है 3 जनरेशन को नुकसान होता है एक गलत डिसीजन से। एक पेरेंट, एक जो स्टूडेंट वो खुद है, एक आने वाले उसके आने वाले जनरेशन। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक टर्म जो यूज़ करते हैं हम लोग, भेड़ चाल वाली, अभी अच्छी बात है कि बड़े बड़े सिटीज़ में ये चीज़ कम हुई है कहीं ना कहीं इस जनरेशन में, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट क्या करेंगे, रिलेटिव से पूछ लेंगे या फिर अपने फ्रेंड से पूछ लेंगे। स्टूडेंट क्या करेगा, मेरा फ्रेंड वहाँ जा रहा है तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। तो वो दोनों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है यहाँ पे। पूरी गलती है, मैं इसलिए बोलता हूँ एक्चुअली में क्या है, आपका पर्सपेक्टिव ही गलत है। पर्सपेक्टिव कैसे गलत है? हम हर बार बोलते हैं आपने एक छोटी सी कार खरीदनी है ना, तो उसके लिए 2 महीने की रिसर्च करते हो,
कौन सी कार अच्छी है, कैसा इंजन है, कौन सा नया मॉडल है, क्या माइलेज देगी, कितने की आएगी, कैसा कलर लेना है, और घर लेना है तो और ज़्यादा डीप रिसर्च करते हो, कौन सी जगह पे लें, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कितना मिलेगा, एथिकल है या नहीं है, पेपर सही है या नहीं है। और बच्चे का जब करियर डिसाइड करना है, चाचा को फ़ोन लगाया, ताया को फ़ोन लगाया, मामा को फ़ोन लगाया, किसी डॉक्टर से जाके पूछ लिया, किसी इंजीनियर से जाके पूछ लिया। ये कौन सा तरीका हुआ? उसके अगले 70-80 साल इसी एक डिसीज़न पे डिपेंड करते हैं, और आपने ऐसे ही ले लिया। यानी कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आपके लिए आप मतलब कैसे ले रहे हो आप डिसीजन, ये कोई तरीका ही नहीं है। तो वहाँ पर आपको एक्सपर्ट, एक्चुअली में उल्टा होना चाहिए। आपको उस समय पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, सबसे ज़्यादा समय लगाना है रिसर्च में। वहाँ पर कम से कम 15 दिन से लेकर 3 महीने की रिसर्च कीजिए, डिटेल में समझिए, 4 तरह के एक्सपेरिमेंट कीजिए, 4 तरह के एक्सपर्ट से मिलिए, क्लैरिटी लीजिए मेरा बच्चा क्या है। जैसे पता लग जाए फिर करियर लाखों है, करियर में कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिसकी कोई यूनिवर्सिटी कोई तैयारी नहीं करवाती, आपने सुना होगा टेस्टर्स होते हैं जो टेस्ट करके बताते हैं कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। इसकी कोई तैयारी थोड़ी ना होती है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अब आपको पता ही नहीं है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक चाय के कप चाय पत्ती को टेस्ट करने के लिए जो ग्रेडिंग होती है ABCD, एक कप पीने का 25,000 रुपये मिलता है टेस्ट करके बताने का। क्या लगता है आपको ये पान पराग बनता है? या अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप चॉकलेट कौन सी खाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की आप चॉकलेट खाते हैं, अगर उस ब्रांड की 25 साल पहले चॉकलेट खाई थी, आज भी वही टेस्ट है, आज खाएंगे तो भी वही टेस्ट है। आप किसी का पिज्ज़ा खाते हैं, यहाँ खा लें तो भी वही टेस्ट है, बाहर कहीं खाएंगे तो भी वही टेस्ट है। टमाटो सॉस लेते हैं, 10 साल पहले भी वही टेस्ट था, आज भी वही टेस्ट है। टमाटर चेंज हो गए, खेती चेंज हो गई, किसान चेंज हो गया, टेस्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा? वहाँ टेस्टर्स बैठे हैं जो ये बताते हैं कि इसमें ये डलेगा और ये नहीं डलेगा। और टेस्टर्स के लिए आपको बाय बर्थ ये एक इनहेरेंट आपका गिफ्टेड टैलेंट है जो नहीं पता होता पेरेंट्स को। कॉफ़ी या वाइन या इस तरह के, अच्छा जैसे जैसे इंडिया की फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, टेस्टर्स की डिमांड बढ़ रही है, और इतनी सैलरी है जितनी आप और मैं सोच भी नहीं सकते। एक कॉफ़ी को टेस्ट करने के लिए लाख लाख रुपए मिलते हैं, एक चॉकलेट को टेस्ट करने के लिए मतलब करोड़ों की सैलरी है। कोई डिग्री नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे का यूनिक टैलेंट पोटेंशियल क्या है। अगर नहीं पता ना तो फिर आप अपने आप को अवेयर पेरेंट तो मत कहिए। माता पिता हैं, आप बायोलॉजिकल पेरेंट है, कौन मना कर रहा है? आपने जब बच्चे को जन्म दिया बायोलॉजिकल हैं, अवेयर पेरेंट है, ये मत कहिए आप अपने आप को, अवेयर नहीं है। फिर अभी जैसे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग की होगी, बहुत लोग हाँ जी, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस भी करते होंगे। सर कितने स्टूडेंट आपको ऐसे मिले जो जेन्युइनली, कितने % स्टूडेंट ऐसे जो जेन्युइनली खुश हैं अपने करियर से, या फिर इंडिया में ही कितने ऐसे होंगे जो जेन्युइनली खुश हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो वो कोर्स कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि मैं अपने ही फ्रेंड सर्कल में 10 में से पूछूं तो 7 लोग बोलेंगे मुझे तो ये बनना ही नहीं था, मुझे ये करना ही नहीं था। और ये खाली आप नहीं बोल रहे, अगर आप किसी कॉलेज में चले जाएं, इवन एसोचैम की रिपोर्ट बोलती है, मल्टीपल रिसर्चेस बोलती हैं, 93% स्टूडेंट्स आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। IAS ऑफिसर उठा लीजिए, जॉब छोड़ देते हैं, इतनी पावरफुल जॉब छोड़ते हैं। दिल्ली IIT के अंदर अभी सुसाइड्स हुए हैं। आप जितना सबसे टफेस्ट एग्जाम, वहाँ बच्चा सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? यानी कि उसका गोल नहीं था। और गोल को हम जब करियर पिक कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखो कितना पेन है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बना दिया गया, चाहे किसी भी कारण से मैं बन गया, कॉलेज तो मुझे पास करेगा, मैं पढ़ तो लूंगा ही, मैं बेवकूफ़ थोड़ा ना, बुद्धू थोड़ा ना हूँ। पढ़ाई कर ली मैंने, 5 की जगह 6 साल में कर ली मैंने, डॉक्टर बन गया। मैंने उसके बाद और आगे जाके पढ़ाई कर ली। अब मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा, मैं ना तो छोड़ सकता उसको, और फेलियर का टैग और लग गया, अच्छा डॉक्टर नहीं है, मरने जैसा हो जाता है। इंजीनियर बन गया, पैसा लगा दिया घर वालों का, अब मेरा मन नहीं लग रहा उस जॉब में, या मुझे पेशेंट्स के साथ डील करने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन पैसा तो कमाना है, तो रोज़ अपने आप से झगड़ा करता हूँ, आज फिर जाके वही काम करना है। ऐसे ही मैं जब मैं कोडिंग के अंदर था, तो जब मैं जाता था ना, घर वालों को तो पैसा लग गया, 12-15 लाख रुपए खर्च कर दिया मेरे पे, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रिकॉर्डिंग। तो अब वो ना गिल्ट आ जाता था, यार अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं किसी लायक भी नहीं रहा, अब तो मैं सब्जी की रेडी भी नहीं लगा सकता कि पढ़ा लिखे का टैग लग गया। पहले तो मैं लगा लेता, भी पढ़ा लिखा नहीं, चल सब्जी की रेडी लगा ले, कुछ तो कर ले, घर तो अपना चलाना है, पेट तो पालना है, लेकिन अब पढ़े लिखे का टैग लग गया। तो आपका गलत डिसीजन आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है और आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। तो डिसीजन सही होना
वो ये तय करता है वो कैसे होगा, कितने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो। जितने अनइन्फॉर्म्ड हैं उतने ब्लंडर्स हैं, जितने इन्फॉर्म्ड हैं दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। तो वहाँ से आपको सोचना चाहिए कि डिसीजन कैसे लेना है। जो रणवीर कपूर की फिल्म आई थी तमाशा, उसमें भी कुछ इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, जो भी आपने एग्जाम्पल दिया कि मरने जैसे ये हालत हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता। तो 3 इडियट में भी यही था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जिस जॉब में है उस जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और एनजाइटी ऊपर से और है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, जिसमें अच्छा हूँ, वो कर नहीं पा रहा हूँ XYZ रीजंस के कारण। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप पुराने टाइम पे चले जाएं, गुरुकुल सिस्टम पे, देखो हमारे यहाँ पे बहुत सही सिस्टम था। क्या था, जब बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था तो गुरु डिसाइड करता था, गुरु मतलब मेंटोर, कि इस बच्चे में क्या काबिलियत है और उसको किस करियर में जाना है, लाइफ के किस पाथ पे जाना है। कब डिसाइड होता था? 5 साल से 15 साल की उम्र में डिसाइड हो जाता था। हमारे यहाँ पे कब डिसाइड होता है? 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, यानी कि 12वीं कर ली, स्पेशली 10th के बाद डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें डालेंगे। होना कब चाहिए? जब वो 6-7 साल 8 साल का है, तब आपको उसके बारे में डिटेल में देखो, या तो मेंटोर लेके आओ या आप मेंटोर बन जाओ। अगर आप नहीं बन सकते, ला नहीं सकते, तो फिर एक्सपर्ट एडवाइस ले लो। अभी आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को उठा लीजिए, मोहम्मद सिराज, MS धोनी, आपको देखने को मिलेगा इनको कोचेस ने बताया था कि आप में ये टैलेंट, आप ये वाला कर लो। सचिन तेंदुलकर बॉलर बनने गए थे, बैट्समैन बन गए। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, ढेरों। करने कुछ और गए थे, करते कुछ और हैं। क्यों? क्योंकि बाद में एक्सप्लोर किया, पहले क्यों नहीं कर सकते? अब टूल्स हैं एडवांस, जहाँ AI आ गया, तो अगर वो AI है तो आपका, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब काम आएगा जब आपको आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस पता होगी। एक्चुअल इंटेलिजेंस के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है। जब हम अलग अलग वर्ड्स की बात कर ही रहे हैं, आप अच्छे से समझा ही रहे हैं, तो एक और वर्ड, पॉपुलर वर्ड, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये काम कल कर लूँगा, कल हुआ तो अरे अभी तो समय है, परसों कर लूँगा। लास्ट में वो काम भी अच्छे से नहीं हुआ और डिले हुआ तो हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है? टिप्स तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, कारण क्या है? मतलब ये आलस है, क्या है ये कारण? देखो, प्रोक्रास्टिनेशन को ना 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। क्योंकि हम ब्रेन को टेस्ट करते हैं, तो ब्रेन की ही मैं बात करता हूँ, जिसकी फिजिकल एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है, जिसको हम काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसकी वो हाई होती है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि टास्क तो मैं यार आधे घंटे पहले कर लूँगा, तो वो इसलिए टालता है और वो उससे पहले कर भी लेता है, लेकिन वो उतना परफेक्शन के साथ नहीं होता, उतना बढ़िया नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है, बढ़ता रहता है। दूसरा एक और प्रोक्रास्टिनेशन होता है, जब आपकी लो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, आपकी फिजिकल एनर्जी आपकी कम है, तो आप क्या शब्द यूज़ करते हो? जैसे आपके पास बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो बोलते होंगे, हाँ बताता हूँ, करके बताता हूँ, कुछ समय में कर दूँ। वो टेंटेटिव या आपको क्वांटिटिव टाइम नहीं बताएंगे, टालते रहेंगे, क्योंकि उनकी फिजिकल एनर्जी उतना उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो 2 तरह के प्रोक्रास्टिनेशन है। इसको और डीप में और समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आपके पास वाई नहीं है, आपका जो सेल्फ कनेक्शन है, सेल्फ बिलीफ है, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो भी इस वजह से प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता जाता है। लेकिन दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो अलग अलग तरह के टिप बनते हैं दोनों के लिए, ठीक है ना। ओके, सो बेसिकली अगर प्रोक्रास्टिनेशन को इन जनरल ऐसे कोई, क्योंकि हर एक का अपना अपना रीज़न होगा, इंडिविजुअल अलग होता है हर एक, लेकिन इन जनरल कोई टिप देना चाहें कि ये करो तो थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा आएगी और शायद वो काम जल्दी हो? 2 काम होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन को टालना है तो, ठीक है ना, इसको टालना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोक्रास्टिनेशन को हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन को टालना पड़ेगा। इसका जो पहला तरीका है, आपको पर लॉ ऑफ कैंसिलेशन होना चाहिए। लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या कहता है कि आपके पास 4 तरह के ऑप्शंस हैं, मुझे ये 4 काम करने हैं, ये 4 ऑप्शन है कि मैं इनमें से कोई भी एक काम कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली जब 4 आपके पास चॉइसेस होंगी ना, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा तो उसको डिसीजन लेने में जोर आएगा। जब जोर आएगा तो क्या करेगा, वो उसको टालेगा फिर वो, ठीक है ना। तो जैसे हम कभी शादी में जाते हैं ना, बहुत सारे खाना होता है, अलग अलग तरह की स्टॉल्स होती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और 2 चीज़ें खाने के बाद लगता है यार ये वाली तो रहेगी, ये तो खानी तो पेट भर गया, तो या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो दोनों में दिक्कत है। तो आपने लॉ ऑफ कैंसिलेशन में क्या करना है, भाई ये वाला काम तो मैं भी नहीं कर सकता, मेरा टाइम सूट नहीं करता, या मेरे फाइनेंसेस सूट नहीं करते, या मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी सूट नहीं, तो आपने एक पे आ जाना है। अब एक को लिख कर दीवार पे लगा देना, इसके कारण क्या है, तो करने के भाई मैंने क्यों डिसीजन लिया, और उसको कर देना क्वांटिफाई
कि मैं अगले 3 दिन के लिए करूँगा, फिर 3 से 6 दिन पे, फिर 6 से 9 दिन पे, 9 से 12। क्योंकि क्या होता है जब आप बड़ा टाइम दे देते हो ना तो फिर उसको बहुत मुश्किल लगता है ब्रेन को। तो पहला टिप तो ये होगा कि आप लॉ ऑफ कैंसिलेशन पे आइए, एक टिप को लिख लीजिए, उसके पीछे के रीज़न लिख लीजिए, आपने हाँ क्यों करी थी इस बात के लिए, वो आपने लिखा हुआ है, आपके सामने दीवार पे चिपका हुआ है और आप उसको पढ़ रहे हो, ताकि जब जब आप टालें तब तो आपको पता हो कि मैंने ये लिखा था, अब टालना नहीं है। पहला ये। दूसरा ये, आपके पास चाहे हाई ग्रॉस मोटर स्किल्स या फिजिकल एनर्जी हाई है चाहे लो है, मैं रिकमेंड करूँगा, ये खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है, आप 1 मिनट के लिए उस काम को जरूर कीजिए उस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है कि आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा टाल देते हो, नहीं हो पाता आपसे क्योंकि आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है, आप खाना खाते वक्त हर तरह के गैजेट बंद करना सीख जाओ। मोबाइल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, पर्पस समझिएगा, क्योंकि गैजेट हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। अब मैंने अगर उस टाइम पर बंद किया, सिर्फ कितनी देर के लिए करना है, 5 से 8 मिनट के लिए करना है, तो मेरे ब्रेन को पता लगा मेरे में सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ है, तो मेरा सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। और वो तब डेवलप हो रहा है जब मेरा उस समय में मुझे लग रहा है मेरा फ्री टाइम है और मैंने अपने आप को पूरा कॉन्शियसली मैंने कंट्रोल कर लिया कि मैं 5-7 मिनट टीवी नहीं देखूंगा, सिर्फ खाने पे ध्यान दूंगा, तो फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये बहुत बहुत ही अलग तरह का सॉल्यूशन है, करके देखेंगे तो पता लगेगा। मैंने अपनी लाइफ में किया है और मेरे साथ के क्लाइंट्स कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। इंट्यूशंस के बारे में बात करते हैं सर। बेसिकली आज सारे वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो पॉपुलर वर्ड है, मैनिफेस्टेशन हो गया, इंट्यूशन हो गया, ऑरा हो गया। तो इंट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ये कब आते हैं और क्यों आते हैं? इसका कोई मतलब कोई इंडिकेशन है कुछ, या फिर बस यूं ही? इंट्यूशन पावर, अब मैं ये बोलता हूँ जिसके पास ये है ना, वो इस धरती पे सबसे सुखी और सबसे पावरफुल इंसान है। इंट्यूशन पहली बात तो बाय गॉड ग्रेस मिलती है, गॉड गिफ्टेड है। इंट्यूशन आती है आपके राइट ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, ठीक है। ये बाय बर्थ मिलती है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब आपको मिली है, लेकिन मिलने के बाद उसको समझने के लिए आपको 2 ब्रेन चाहिए, एक आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। लेफ्ट का काम है जो आपको इंट्यूशन मिली उसको समझना, एनालिसिस करना और उसको कैसे यूटिलाइज करने के लिए प्राणायाम, जिससे आपका ब्रेन का ग्रे मैटर्स बढ़ जाता है। तो इंट्यूशन मिलने के बाद ये ब्रेन अगर काम कर रहा है, मिली है पावर यहाँ पर, ब्रेन पहली बात तो एक साथ काम करता है, लेकिन किसका क्या काम है वो यहाँ से पता लगता है। तो वो आपको वहाँ से आपका इंट्यूशन नर्चर होता जाएगा, उसको भी क्या करना, तराशना पड़ता है। जितना तराशोगे उतना ज़्यादा आपकी सिद्धि, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती जाएगी। उसका ईजिएस्ट वे मेडिटेशन है और प्राणायाम है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, हॉबीज़ अगर आप अपनी फुलफ़िल कर लेते हैं, अगर आपको जो शौक़ हैं, हो सकता है संगीत का शौक़ हो, कुकिंग का शौक़ हो, गेम का हो, डांस का हो, उससे भी ये नर्चर होती है ये। अगर नहीं हुआ तो लेट मी टेल यू, इंट्यूशन अगर आपको मिली है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो कर्स भी है, आपको डेजा वो हो जाता है फिर। अच्छा, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो एक तरह का डर, एक तरह की अजीब सी फीलिंग शुरू हो जाती है, यार यहाँ पे मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं पहले आ चुका हूँ, ये हो चुका है। वही आपको इंट्यूशन में कन्वर्ट भी हो सकती है अगर आप उसको नर्चर कर लो सही तरीके से। तो बाकी ये फिंगरप्रिंट टेस्ट से पता भी लग जाता है कि मिली भी है या नहीं मिली है। ओके, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वही डेजा वू पर्सनली मेरे साथ भी होता है। बहुत लोग भी बोलते हैं अरे ये हो चुका है, ये तो देखा सा लग रहा है, देखा सा लग रहा है। हाँ, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग या फिर वीक नहीं होता है, मतलब इंट्यूशन होता है, बस इंट्यूशन होता है, उसको नर्चर, जैसे एक्चुअली जैसे आप मान लीजिए किसी जंगल में जा रहे हो और आपके पास एक तरीका तो ये है कि आपके पास लाइट नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो रिस्की है। एक है आपके पास लाइट है जो अगले 10 फुट तक आपको दिखाई जा रही है, तो इंट्यूशन पावर वो है, अगले 10 फुट तक का रास्ता दिखाती जाएगी आपको। तो अगर आपके पास लाइट है तो आपका रास्ता बहुत साफ है और आप बहुत सेफली अपने सक्सेस तक पहुंच जाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं है तो फिर पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते, डिपेंड हो फिर आप लाइट पे, कब सूरज उगेगा कब, उस पर डिपेंड हो, तो डिलेड सक्सेस होगी। और अगर इंट्यूशन पावर है तो फास्ट सक्सेस होगी, ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, ये फ़र्क पड़ता है उससे। ओके सर, रिसेंट आपने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे और मैंने वो वीडियो देखी, आपने सेल्फ डाउट के ऊपर बात करी थी सर।
तो सेल्फ डाउट कब आता है? क्या सोसाइटी के प्रेशर से आता है, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया उसके वजह से आता है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आता है? बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। सेल्फ डाउट तब आता है, एक्चुअली में तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है, उसके साथ कनेक्टेड डॉट्स हैं। जब मुझे मेरे बारे में नहीं पता तो मैं सामने वाले पे डिपेंडेंट हूँ कि वो मेरे बारे में क्या बताने वाला है। अब सामने वाले का क्या इंटेंट है या उसका कितनी नॉलेज है, मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया। तो जैसे जैसे मुझे लोग मिलते जाएंगे वैसे वैसे मेरा डाउट बढ़ता जाएगा। आप मिले, आप मुझसे पहली बार मिले, आपने कोई जजमेंट पास किया, विकास आप ऐसे दिखते हैं या ऐसा है, मैं क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानता तो फिर मैंने क्या, मैंने बात मान ली आपकी। कल को कोई और मिला, मैंने उसकी बात मान ली, कल को कोई और मिला उसकी बात, तो मेरे पास मल्टीपल थॉट्स हैं एक ही चीज़ को लेकर, तो अपने आप डाउट क्रिएट हो गया। वो डाउट जितना गहरा होगा उतना ही पेन बढ़ेगा। उसका एक ही तरीका है, हु एम आई, उसको क्लियर कर लीजिए। जर्नी वहीं से शुरू होनी है, जितनी जल्दी ये क्लियर है। मैं तो ये पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पढ़ाने से ज़्यादा फोकस उस पर होना चाहिए कि आप अपने बच्चे के सेल्फ अवेयरनेस पर, सेल्फ लव पर काम कर लें। दो चीज़ों पर, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव। आपको ज़िंदगी भर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा आगे ज़िंदगी में क्या करने वाला है, वो कुछ तो करेगा, बड़ाई करेगा फिर वो। तो डाउट वहाँ ख़त्म कर दिया ना। मेरी डिपेंडेंसी जितनी लोगों पर है उतनी मेरे लिए तकलीफ़ है, जितनी अपने आप पर है उतना ही मैं पावरफुल हूँ। तो सेल्फ डाउट वहाँ से ख़त्म हो सकता है सेल्फ अवेयरनेस से। जी। किसी इंडिविजुअल के लिए हु एम आई जो अभी आपने बताया, वो समझने के लिए बिना किसी के हेल्प के क्या ऐसा टास्क करे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, जिससे क्लैरिटी गेन हो? मैं बोलता हूँ उसको बहुत सिंपल सा काम करें आप सिर्फ इवेंट्स लिखना शुरू कर दो। आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपने हर घंटे का लिखना है। आप आज आपने गुस्सा किया, आप उसको लिखो कि आपका जो गुस्सा था किस बात पे था, ट्रिगर आप किस पॉइंट पे हुए। नॉर्मली अपने आप का बिहेवियर नहीं पता। जैसे मैं आपसे पूछूं भी क्या मन में है, पता नहीं यार। अरे यार क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने कभी इसको लिखा ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। क्या हुआ कि हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, उनकी पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग थी। हम प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग में भी, तो उनका झगड़ा बहुत होता था। वाइफ ने आते स्टेटमेंट पास किया, इनसे सारी ज़िंदगी झगड़ा ही हुआ है, और शादी को हो चुके थे लगभग 7 या 8 साल, और हस्बैंड ये 365 दिन लड़ती है। आप समझना कि कैसे आपका ब्रेन काम करता है। तो हमने कहा ठीक है काम करते हैं, थोड़ा क्वांटिफाई करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट हो गया। मैं कहा कब झगड़ा हुआ था? आज सुबह झगड़ा हुआ था। अच्छा उससे पहले कब हुआ था? परसों भी झगड़ा हुआ था। अच्छा उससे पहले कब हुआ था? 15 दिन पहले हुआ था। तो हमने काउंट किया ऐसे रैंडम पे, तो 365 दिन में से आइडिया मार के उन्होंने लगभग 90 या 100 दिन बताए। मैं कहा 90 दिन 100 दिन झगड़ा हुआ, बाकी 265 दिन तो नहीं हुआ। आपने तो जेनरिक स्टेटमेंट पास कर दिए। ऐसे ही आपका पेन पॉइंट शुरू होता है। जितना आप जेनरिक स्टेटमेंट पास करेंगे, आप जब जेनरिक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर कैसा रिजल्ट आएगा आपको मालूम ही है। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था? क्वांटिफाई होना चाहिए था। ऐसे ही जब आप सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं या सेल्फ डाउट क्लियर, तो आप क्वांटिफाई हो जाइए। भी आज मैं गुस्सा हुआ इस बात पर या इस टोन पर हुआ, आज मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया, इस चीज़ की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। आज मुझे ये चीज़ खाने की इच्छा हुई तो किस पॉइंट पर हुई, भी मैं दुखी था या मैं सुखी था या बहुत जॉय में था। और मुझे लोगों से बात करना पसंद है या अकेले रहना पसंद है? पहले मुझे लोगों से बात करना पसंद था, अब मुझे अकेले रहना पसंद है। क्यों? क्या मेरा किसी से फ्रेंडशिप थी और उससे झगड़ा हो गया, या किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, या पापा मम्मी ने कुछ कह दिया, या मेरे स्पाउस ने कुछ कह दिया? अगर आप लिखते जाएंगे ना, आपके ब्रेन के पास रीज़न होगा और आपके पास क्लैरिटी होगी, मेरा नेचर ये है, और आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे। इसी को शायद थॉट जर्नलिंग बोलते हैं। थॉट जर्नलिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छा नाम है ये, थॉट जर्नलिंग है। लेकिन बहुत ज़्यादा जर्नलिंग नहीं, मतलब उतना आप इवेंट्स को आप पॉइंटर्स लिख दीजिए। नहीं तो क्या होता है, जब बड़ा टास्क होता है ना तो ब्रेन के पास टालने के 50 कारण फिर है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया वापस। आप ऐसे उतना इवेंट लिखना कि आज मैं गुस्सा हुआ था ना इस कारण से हुआ था, आपने ऐसे लिस्ट बना ली और एक हफ्ते में पता लग जाएगा यार एग्जैक्टली मैं ये हूँ। ये मेरे फादर करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात याद है कि क्या हुआ, उनको थोड़ा स्टमक का एक इशू था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है। जब भी होता उनका पेन बहुत होता, गैस्ट्रिक इशू हो जाते होते, उस गैस की वजह से उनके बॉडी में अलग अलग पार्ट पे इतना गजब का उनका माइक्रो, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आज मैंने ये खाया तो मेरा पेट सही रहा, ये खाया तो ये रहा। उन्होंने 10 एक दिन लिखा, उनको 2 कारण पता लग गए क्या इस वजह से हो रहा है, एंड बाय गॉड ग्रेस अभी वो ठीक है। इस लेवल तक का अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आप निकल जाओगे किसी भी प्रॉब्लम से। प्यार नहीं है तो फिर कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जी।
सर एक और बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा आपसे कि बेसिकली हम लोग अभी जनरली नशे की अगर बात करते हैं तो स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग तो खैर बहुत बातें होती हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ड्रग्स जो कि एक लेवल हाई ही हो गया शायद, तो कंज्यूम करते हैं, ऐसी न्यूज़ भी आती है, बहुत लोग पकड़े जाते हैं, न्यूज़ में ऐसा सुनने को मिलता है। ड्रग का सर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली? पहले तो ये समझिए कि ड्रग करता कौन होगा। या तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या उसको उस कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए किसी एक थर्ड टूल की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने ड्रग कर लिया, या फिर पीयर प्रेशर में कर लिया। हाँ, या पीयर प्रेशर में कर लिया कि भाई मुझे साथ वाले बोल रहे हैं, मैंने इसलिए कर लिया। मैं बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही सॉरी टू से आई एम यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, लेकिन इतने ज़्यादा सेल्फिश, इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है ये लोग जो ड्रग्स लेते हैं। इनको अपने अलावा कोई नहीं दिखता एक्चुअली, ना ये खुद को देखते हैं, सिर्फ अपने आप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उसको उस पर्टिकुलर उस टाइम के इन्जॉयमेंट के लिए ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, जब आप ड्रग्स लेते हो तो आपके बॉडी पे डिफरेंट एरियाज पे उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। पहली बात तो आप कॉन्शियसनेस तो आप खो ही देते हो, अनकॉन्शियस हो जाते हो, लॉजिकल ब्रेन आपका डाउन हो जाता है, आपकी इमेजिनेशन हाई हो जाती है, आप अलग तरह के हेलुसिनेशंस के अंदर चले जाते हो। तो उसका तो पेन पॉइंट्स हैं ही, उस टाइम पे आप अलग अलग तरह के कुछ भी नेगेटिव काम कर सकते हो, जो कि होते भी हैं। आपने देखा होगा जितने भी आज तक लोगों ने गलत काम किए हैं, मोस्टली वो किसी ना किसी तरह के अनकॉन्शियस माइंड में थे, क्योंकि उन्होंने किसी सब्सटेंस का यूज़ किया था। ये तो हो गया एथिक की बात। अब बात करते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपने अलावा इनको कोई दिखता नहीं है। अगर आपने जैसे आपने देखा हो, डायबिटिक जब किसी को हो जाती है तो डॉक्टर क्या पूछता है, जब भी कोई जाता है पेशेंट, क्या आप स्ट्रेस लेते हैं, या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटिक है क्या, ऐसे पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री लेते हैं वो, यानी कि मेरे फोर फादर्स के किए हुए गलत काम मेरी हिस्ट्री, मेरे डीएनए में आ गए, और जो मेरे साथ हुआ अब वो मेरे बच्चों में भी जाएगा, तो डीएनए से ट्रांसफर होता जा रहा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ड्रग्स ले लिया, उसका डीएनए तो डेप्रिसिएट हो गया, उसकी बॉडी की एनर्जी गई, उसकी मेंटल एनर्जी गई, उसकी इमोशनल टर्बुलेंस, जो इमोशनल जो स्ट्रेंथ थी वो वीक हो गई, उसका डीएनए डेप्रिसिएट हुआ। अब मान लीजिए आगे जाकर वो बच्चे पैदा कर रहा है, फैमिली बढ़ा रहा है। आप सोचिए कौन से बच्चे पैदा कर रहे हो आप, किस एक तो माइंडसेट में कर रहे हो, तो वो एक तो है ही, वो तो अलग टॉपिक है, उस पर तो जब हम कंसीविंग पे आएंगे तो उस पर कभी बात करेंगे। अदरवाइज आपने अपना डीएनए डेप्रिसिएट कर लिया, जो ऊपर वालों ने, जो बड़े बुजुर्गों ने आपको लेगेसी दी थी। अपने आप अपना कास्ट को कितने शौक से लिखते हो, मैं ये हूँ, अपना सरनेम लिखते हो आप, कौन सा सरनेम रह गया, आपने तो उसको डेप्रिसिएट कर दिया पूरा। जब डीएनए डेप्रिसिएट हो गया, आपने आने वाली जनरेशन को खराब कर दिया। ना उनके पास थिंकिंग पावर रहेगी स्ट्रांग, ना उनके पास एक्शन जोन रहेगा, तो यानी कि वो अपने करियर को, आप कितना ही मर्जी पैसा छोड़ जाओ, क्या रह गया उनके पास, आपने डीएनए ही खराब कर दिया उनका। तो डोंट बी दैट मच ऑफ सेल्फिश, ठीक है। इतना ज़्यादा एडिक्शन आपने मतलब सब हर तरह से नुकसान ही किया, फॉर टेम्पररी प्लेजर, फॉर मतलब बहुत ही कम समय के प्लेजर के लिए। तो चलो ऐसा होना 2, 5 साल 10 साल रहने वाला है, चलो ठीक है भाई आपने कर लिया, अरे वो तो चंद मिनटों का है या चंद घंटों का है, इससे ज़्यादा प्लेजर में नहीं है, रिस्क और है, उसके बाद कुछ और कर जाएंगे। तो इसके इम्पैक्ट बहुत हैं। लेकिन इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखते हैं, जो हम जब पंजाब में हम जब काम कर रहे थे, या हम जब स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, जो बच्चा अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाता ना, पहले बच्चा अच्छा कर रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो गेम्स है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे वो एकेडमिक है, अचानक किसी चीज़ वजह से वो जब थोड़ा सा बिलो एवरेज चला गया, अब उस चक्कर में क्या होता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए इधर उधर थोड़ा सा ध्यान लगाता है, या ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो उसी तरह के सर्कल में हो, तो वहाँ पर वो फील करता है कंफर्टेबल। अब इस तरह के वो गलत आदतों में है, क्योंकि इसके पास कोई विज़न नहीं है। अब जब विज़न नहीं है, इसके बाद ना तो गेम्स का विज़न है, ना म्यूज़िक का है, ना ही एकेडमिक का है, तो फिर उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो मेरा पेरेंट्स से एक रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बच्चों के विज़न को इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि उनको ये छोटे छोटे जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, इनसे इम्पैक्ट ही ना पड़े। तो अर्ली एज में जब उस बच्चा 6, 7, 8 में हो ना, उसके विज़न पे काम करना शुरू कर दो। विज़न बड़ा तो ये छोटी चीज़ों से वो ट्रिगर नहीं होगा, आपको बाहर भेजने की भी चिंता नहीं होगी, बच्चा बाहर जाके बिगड़ ना जाए, क्योंकि विज़न बड़ा उसका, वो हिलेगा नहीं इन चीज़ों से, तो पीयर प्रेशर नहीं आएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया, उस पर डिस्कशन किया। आप
के जो भी आपने थॉट्स दिए हैं, जो भी आपने विचार बताए, जो भी साइंटिफिक तरीके से आपने समझाया हर चीज़ को, मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। मुझे भी और जो भी टास्क आपने पेरेंट को दिए हैं, इंडिविजुअल्स को दिए हैं, वो करेंगे और हमें कमेंट पे बताएंगे भी कि कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच सर। माई प्लेजर, कम्प्लीटली माई प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एंड यहाँ की वाइब्स, आपका जो रिफ्लेक्शन है ऑरा का, वो बहुत स्ट्रांग है। Thank you, ऑरा की हम thank बात you. कर रहे थे तो हम पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत विकास नागरू जी के साथ। विकास जी ने हमें बताया मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली क्या होता है, साथ ही साथ उन्होंने टिप्स दिए प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।